हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 बताता है कि अपराधों के संबंध में संवैधानिक संरक्षण की बात करता है। यदि किसी व्यक्ति पर जो कि किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है, उस पर यदि किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है तो उसे संविधान में क्या संरक्षण दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में क्लॉज 3 है और उन क्लॉज 3 के अंतर्गत किसी भी अपराध की अभियुक्त व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जाता है। आइए जानते हैं वो प्रोटेक्शंस, वो संवैधानिक प्रोटेक्शंस क्या हैं अभियुक्त व्यक्ति के लिए जिस पर कि किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है। तो पहली जो प्रोटेक्शंस है वो है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है वो है डबल ज्योपर्डी, जिसे हम दोहरे दंड के नाम से जानते हैं। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अब हम इन तीन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत है उस केस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, पहला आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, 2 और 3। क्लॉज 1, 2 और 3। इस क्लॉज 1 में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात कही गई है। कार्योत्तर विधि, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कार्योत्तर कार्य करने के बाद में यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसे हम कार्योत्तर विधि कहते हैं। ठीक, मान लिया जाए यदि किसी व्यक्ति ने 1950 में कोई अपराध किया है और 1956 में कोई दूसरी विधि बना करके उस अपराध के दंड को बढ़ा दिया गया है, तो क्या वह बढ़ा हुआ दंड 1950 में जो अपराध किया गया था उस पर लागू होगा या नहीं? ठीक, तो कार्योत्तर विधि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसे दृष्टिगत रखते हुए 1950 में किए गए कार्य पर, अपराध पर 1956 के अधिनियम द्वारा जो दंड अतिरिक्त अधिरोपित किया गया था वह उस पर लागू नहीं होगा। यही कार्योत्तर विधि का नियम है। ठीक, लेकिन इसमें हमें एक बात और देखने को मिलती है। यदि कार्योत्तर विधि के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को कोई फायदा मिल सकता है तो हम फायदा तो उसे दे सकते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं दे सकते, यानी कि उसे अतिरिक्त दंड का भागी नहीं बना सकते। इस विषय में हमें एक केस लॉ याद आता है, केदारनाथ वर्सेस पश्चिम बंगाल। ठीक, ये 1953 का केस। ठीक है, इस केस में क्या होता है, केदारनाथ एक अभियुक्त व्यक्ति है। इसने 1947 में एक ऑफेंस क्रिएट किया था जिसके लिए उस समय सजा का प्रावधान था कारावास या अर्थदंड। ठीक, 1947 में ऑफेंस क्रिएट करता है केदारनाथ, 1947 में। ठीक, लेकिन 1949 में एक अधिनियम पारित किया जाता है और उस अधिनियम में जो कारावास का दंडादेश था या अर्थदंड था, फाइन था, उसे बढ़ा करके ज्यादा कर दिया गया। तो इसके द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसे 1947 में जो दंड था वही दंड कार्योत्तर विधि के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में दिया जाए, ना कि 1949 में बढ़ा हुआ दंड उसे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्योत्तर विधि का सिद्धांत लागू हो गया और 1949 में जो बढ़ा हुआ दंड था, जो दंड बढ़ाया गया था, वह दंड उसे न दे करके 1947 में वही दंड दिया गया जो कि उस समय कार्य करते वक्त विधि में स्थापित था। तो फ्रेंड्स, कार्योत्तर विधि का नियम इस बात को हमें बताता है कि अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, कम दिया जा सकता है। अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, बाद में बाद वाला दंड आकर्षित नहीं होता है। पहले वाला दंड यानी कि जिस दिन कार्य किया गया था, जिस दिन अपराध किया गया था, उसी दिन का जो कानून था वही कानून लागू होता है। बाद वाला कानून कार्योत्तर विधि के अंतर्गत वर्जित है। इसमें हम दूसरा एक केस लो देखते हैं, लाभ वाला सिद्धांत, कि लाभ कैसे मिलता है। देखिए, रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, 1963 का ये केस है, 1963। इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 16 वर्ष थी,
किसी महिला के सील भंग के लिए उसे अभियोजित किया जाता है और उसे 6 माह की सजा दी जाती है। ठीक, कब? लेकिन बाद में एक एक्ट पारित किया था सरकार के द्वारा, द प्रोविजंस ऑफेंडर एक्ट। द प्रोविजंस ऑफेंडर एक्ट के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सजा के प्रावधानों से छूट दी। तो उसने इस बात का हवाला दिया कि उसे क्यों ना इसका फायदा दिया जाए, जो बाद में एक्ट पारित किया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि कार्योत्तर विधि के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को कोई लाभ दिया जा सकता है तो लाभ बेशक दिया जा सकता है, उसे तो प्रोविजंस ऑफेंडर एक्ट के प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल होंगे, आकर्षित होंगे और वह कार्योत्तर विधि के अंतर्गत वर्जित नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने समझा कार्योत्तर विधि में अभियुक्त को यदि कोई लाभ मिलता है तो लाभ दिया जा सकता है, हानि नहीं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, डबल जियोपैरिटी। डबल जियोपैरिटी में हमें क्या पढ़ना है? डबल जियोपैरिटी में हमें दोहरे दंड से संरक्षण की बात बताई गई है। दोहरा दंड क्या होता है? जब किसी व्यक्ति पर सक्षम न्यायालय के द्वारा एक ही अपराध के लिए, एक ही फैक्ट, सेम फैक्ट के लिए उसे अभियोजित किया जाता है और दंडित किया जाता है, तो बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर उस व्यक्ति को दोबारा से दंडित और अभियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसा संरक्षण हमें क्लॉज 2 आर्टिकल 20 के अंतर्गत संविधान में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 300 इसको हमने डिवाइड कर लिया। देखिए, इसकी जो शर्त है ये है कि इस किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया हो प्लस उसे पनिश किया गया हो, पनिश्ड। ठीक है, यदि उसे पनिश नहीं किया गया है, यदि उसे दोष मुक्त कर दिया गया है, यदि उसे एक्विटल कर दिया गया है, तो फिर डबल जियोपैरिटी के सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन के लागू नहीं होते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम सीआरपीसी के सेक्शन 300 को अवलोकन करते हैं कि सीआरपीसी की सेक्शन 300 में क्या है। सीआरपीसी की सेक्शन 300 को अवलोकन करने से पहले हमें एक सेक्शन और अवलोकन करनी है, द जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सेक्शन 26, ये भी इसी प्रकार की बात करती है। किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए प्रोसिक्यूट किया गया हो प्लस उसे पनिश किया गया हो, ठीक है, अभियोजित किया गया हो और दंडित किया गया हो। यदि दंडित नहीं किया जाता है तो ना तो जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 26 लागू होगी, ना ही डबल जियोपैरिटी सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत लागू हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अगर ये वाले सिद्धांत लागू नहीं होते हैं तो फिर उसे क्या, कौन से सिद्धांत लागू होंगे? उसे सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के सिद्धांत लागू हो सकते हैं। कब? सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बहुत ही विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है दोहरे दंड को लेकर के। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा अभियोजित किया गया है और उसे दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, यहां पर सेक्शन 300 सीआरपीसी, किसी व्यक्ति को क्या किया गया है? एक्विटल, दोष मुक्त या दोषित, इन दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति का दोबारा से अभियोजन और उसको ट्रायल फेस नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, उसको ट्रायल फेस नहीं की जाएगी, ट्रायल फेस करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो दोष मुक्त किया गया हो या फिर दोष सिद्ध की गई हो सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में, तो सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस विस्तृत प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 26। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ मैगजीन्स भी देखने को मिलती हैं। हम यहाँ 3 मैगजीन्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 3 मैगजीन्स में से एक मैगजीन्स डबल जियोपैरिटी संविधान के संदर्भ में है और 2 मैगजीन्स, लॉ मैगजीन्स, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी के संदर्भ में है। देखिए कैसे, देखिए पहली मैगजीन्स है नेमो, डिबेट, विक्स, वैक्स, सारी,
इसका मतलब होता है एक ही हेतुक के लिए, एक ही हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को एक ही हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाएगा, इसका संरक्षण हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डबल जियोपेडी के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ पर प्रोसिक्यूट और पनिश्ड की बात कही गई थी। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया, ये बड़ा ही टेक्निकल विषय है। देखिए, आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं न्यायालय के अंदर। या तो न्यायालय उसे एक्यूट करेगा या उसे कन्विक्ट करेगा, ठीक है, या उसे पनिश करेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। यदि न्यायालय ने उसे एक्यूटेड कर दिया तो सीआरपीसी की सेक्शन 300 लागू हो रही है। यहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा डबल जियोपेडी का, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पनिश वर्ड को लिया गया है। आप देखेंगे, आपको बैरेक्ट में मिल जाएगा कि उसे पनिश दंडित किया गया हो। तो एक्यूटल माने दंडित करना नहीं होता है, तो फिर यहाँ की प्रोविजन लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सेकंड, कन्विक्ट किया गया हो। कन्विक्शन का मतलब होता है जब न्यायालय के समक्ष गवाह सबूत हो जाते हैं, फाइनल हियरिंग हो जाती है, तो न्यायालय से निष्कर्ष पर पहुंचता है या तो अभियुक्त व्यक्ति दोषी है या फिर दोषी नहीं है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। यदि किसी व्यक्ति को गिल्टी पाया जाता है तो न्यायालय के द्वारा यह कहा जाता है कि यू आर गिल्टी। ठीक, गिल्टी करने के बाद में किसी व्यक्ति को दोषी करार देने के बाद में एक तारीख और डिसाइड की जाती है, उस पर दंड की सुनवाई के लिए उस तारीख को दिया जाता है। दंड की सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे प्रोविजंस ऑफेंडर एक्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट होने चाहिए या सीआरपीसी की सेक्शन 360 के प्रोविजंस का हवाला देता है, तो उस समय क्या होता है, न्यायालय के द्वारा कन्विक्ट किए गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और उसके जो पनिशमेंट होती है उस पनिशमेंट को क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोषी करार करने के बाद में प्रोविजंस का लाभ देकर के उसके पनिशमेंट को पोस्टपोन कर दिया है, तो उस दशा में भी डबल जियोपेडी के सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लागू नहीं होते हैं। ठीक, अब तीसरी बात आती है कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति को न्यायालय ने कन्विक्ट किया है और कन्विक्ट करने के बाद में उसे प्रोविजंस का लाभ नहीं दिया है, ना ही 360 धारा सीआरपीसी का लाभ दिया है, तो उस कंडीशंस में उसे सजा भुगतने के लिए जेल में अंदर भेज दिया जाता है। तो उस कंडीशंस में डबल जियोपेडी के सिद्धांत लागू होते हैं, उसे दंडित किया गया हो। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया, कन्विक्शंस, एक्यूटल और पनिश्ड। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को पनिश किया गया है तभी सिद्धांत डबल जियोपेडी के लागू हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यदि किसी व्यक्ति को एक्यूटल या कन्विक्शन किया गया है तो फिर हमें सीआरपीसी की सेक्शन 300 को अवलोकन करना होता है। आइए इसकी मैगजीन्स को, सेकंड जो मैगजीन्स है उसको देखते हैं जो सीआरपीसी के संदर्भ में है। सीआरपीसी के संदर्भ में है ये मैगजीन्स, लॉ मैगजीन्स, सेक्शन 300। ठीक है, ऑटर वॉइस, एक्यूटल, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के समक्ष ये अभिवचन किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि उसे पूर्व में किसी उसी अपराध के लिए उसी फैक्ट पर पहले न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। इसी ऑट्रे वर्सेस एक्यूटल मैगजीन इसी सिद्धांत पर काम करती है और ये सिद्धांत सीआरपीसी के संदर्भ में लागू होता है। ठीक, उसी के बाद हम आते हैं सेकंड लॉ मैगजीन्स पर। थर्ड, एक्टर वर्सेस कन्विक्ट। यदि मान लिया जाए किसी न्यायालय के सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति को पूर्व में किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है, उससे दोष सिद्ध किया गया है, तो पश्चातवर्ती किसी अवसर पर वह व्यक्ति ये अपना दावा कर सकता है कि सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे अभियोजित किया गया था और अभियोजित करने के बाद में उसे दोषी करार देते हुए उसे दोष सिद्ध किया गया है, तो उसे अब जो है दोबारा से ट्रायल फेस नहीं करनी है।
दोबारा से उसका अब्यूजन मुकदमा नहीं चल सकता है। तो ये लॉ मैक्सिम एक्विटल और कन्विक्शन पर काम करती है, जो कि सेक्शन 300 के संदर्भ में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक केस लॉ देख लेते हैं, मकबूल हसन वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। डबल ज्योपर्डी के संबंध में है, मकबूल हसन वर्सेस मकबूल हसन वर्सेस बंबई राज्य। इस केस के फैक्ट ये है कि मकबूल हसन बाहर से सोना लेकर के आता है विदेश से, और उसके सोने को, उसके इस गोल्ड को कस्टम अधिकारियों के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ये जो कार्रवाई थी कस्टम अधिकारियों की, ये ही एक प्रशासनिक कार्रवाई थी। वहीं उसी सोने के लिए बाद में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत मकबूल हसन पर एक केस रजिस्टर्ड किया जाता है। तो मकबूल हसन के द्वारा यहाँ ये तर्क दिया जाता है डबल ज्योपर्डी के अंतर्गत कि जब उसका एक बार कस्टम अधिकारियों के द्वारा सोना जब्त किया गया था, तो फिर दोबारा से उसका प्रोसिक्यूशन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत उसका विचार नहीं किया जा सकता। उसका ये तर्क था मकबूल हसन का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो डबल ज्योपर्डी के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू होते हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के लिए लागू किए जाते हैं। ठीक है, मकबूल हसन के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया कि डबल ज्योपर्डी के सिद्धांत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू किए जाते हैं, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। ठीक है, डबल ज्योपर्डी के सिद्धांत न्यायिक कार्रवाइयों के समक्ष लागू किए जाते हैं, ना कि प्रशासनिक कार्रवाइयों के समक्ष। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी बनने के लिए या अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। ऐसा अगर किया जाता है तो वह इलॉजिकल होगा और संवैधानिक उपबंधों के विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसे प्रोटेक्ट किया गया है। और इसमें आपने देखा होगा कि सेक्शन 26 और 25, सेक्शन 25 और 26 इंडियन एविडेंस एक्ट ये बताती है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस के समक्ष कोई कन्फेशन किया जाता है या पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन किया जाता है अपने ही विरुद्ध, तो वह मान्य नहीं होता। ठीक है, वो क्यों मान्य नहीं होता? देखिए, इसको हम पूरी तरीके से सेक्शन 25 और 26 को इस पे एप्लीकेबल नहीं करते हैं, लेकिन एक दृष्टांत के लिए, एक समझने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए हम उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति को 161(2) जब न्यायालय पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति से पूछताछ करती है, तो उससे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं या उस व्यक्ति पर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि वह अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे या अपने ही विरुद्ध गवाही दे, जिससे कि वह दंडित हो सके। तो फ्रेंड्स पुलिस के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट लेना गैर कानूनी होता है और असंवैधानिक होता है। इस प्रकार सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसी व्यक्ति को संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अभी तो बताया कि 161 में पुलिस के समक्ष बयान अगर दबाव में लिए जाते हैं, अपने ही विरुद्ध लिए जाते हैं, तो वह असंवैधानिक है। वहीं 164 में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि बयान देता है, अपने ही विरुद्ध बयान देता है, तो फिर वह बयान जो है संवैधानिक संरक्षण, इसमें जो है संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से
न्यायालय के समक्ष जाकर के कोई बात कहता है तो उस बात को जो है न्यायालय कंसीडर करता है और वह संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से दबाव में या किसी कारण से किसी व्यक्ति से उसे अपने ही विरुद्ध कुछ कहने के लिए उकसाया जाता है, प्रेरित किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का वायलेशन होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस पे एक लॉ केस है, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा केस है, नंदिनी सतपथी वर्सेस BL धनी। नंदिनी सतपथी उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका ये आरोप है कि पुलिस नंदिनी सतपथी के ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए जाते हैं। उन्हें पुलिस थाने लाया जाता है और पुलिस थाने में लाकर के उनसे दबावपूर्ण तरीके से या कुछ अनर्गल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि उन्हें अपने ही विरुद्ध में साक्षी होने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने विरुद्ध में ही उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए उकसाया जाता है। तो न्यायालय ने इस विषय पर नंदिनी सतपथी के केस में ये बताया कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति से जिस पर कि अपराध का अभियोग लगाया गया है उस व्यक्ति से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 का वायलेशन करते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, लेकिन इसमें एक सेक्शन आती है, सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि जब कभी किसी व्यक्ति पर, अभियुक्त व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो उस अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान यदि कोई आर्टिकल सीज करती है तो क्या उसे भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरोध में माना जाएगा? तब न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्याय हित में यह आवश्यक है कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस के अंतर्गत यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति की जानकारी पर पुलिस कोई आर्टिकल सीज करती है तो वह वैध है, इलीगल नहीं है, ना ही इलॉजिकल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना किस प्रकार से सेक्शंस आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3। उम्मीद करता हूं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज का प्री एग्जाम हुआ है और उसका मेंस एग्जाम की भी डेट डिक्लेयर नहीं है, डिक्लेयर हो सकती है, कोरोना कोविड के कारण डिक्लेयर नहीं हो पाई है। तो मेंस एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के आंसर आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं और आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।